रैगांव के बाद पृथ्वीपुर, राधा अष्टमी के दिन जन दर्शन शुरू। दमोह के नतीजों ने बढ़ाया काज, मैदान में खुद डटे शिवराज। उपचुनाव के बाद तो पार्टी करेगी, मैं तो जनता की विकास और जन कल्याण की बात करूं। अब इसे उपचुनाव की तैयारी कहें या सिर्फ जन दर्शन, क्योंकि सीएम की नजरों में जनता से मिलना ज्यादा मायने रखता है। जनता के द्वार जाकर ही हाल पता किया जा सकता है। वैसे कांग्रेस क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। जन दर्शन यात्रा तो ये दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं, तो इनके दर्शन से जनता कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जनता की अगर समस्याएं हल होती हो, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, महिलाओं पर अत्याचार है, आदिवासियों पर अत्याचार है, इस सब के बारे में इनका कुछ कहना नहीं है। ये खुद दर्शन देने के लिए निकले जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। जनता पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है और तीनों उपचुनाव और लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा पहले रैगांव में हुई, फिर पृथ्वीपुर में जन दर्शन शुरू हुआ। अब बारी जोबट और पृथ्वीपुर की है। ये वही क्षेत्र है जहां उपचुनाव भी होने हैं और यहीं शिवराज गांव-गांव घूम रहे हैं। जहां कमी नजर आ रही है वहां देने का वादा भी कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया कि अगले शिक्षण सत्र से यहाँ महाविद्यालय ओरछा में भगवान राम राजा की नगरी में प्रारंभ किया जाएगा। इसी साल हमने तय किया हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा और उस स्कूल में बिल्डिंग शानदार बनेगी। 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की एक स्कूल में 5-5 हजार विद्यार्थी पढ़ सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ आने के पहले फोन करके मैंने तय किया लगभग 2000 किसान बचे हुए, एक सप्ताह के अंदर अंदर उन 2000 किसानों के नाम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में डाल के उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दमोह उपचुनाव की हार ने बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर किया। पार्टी ने मंथन भी किया। जन दर्शन यात्रा से पहले राधोगढ़ में भी पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों की बड़ी बैठक हुई। भोपाल में महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग आयोजन समिति और जिला ग्रामीण पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। कहने का मतलब यही है कि पार्टी अपने स्तर पर तैयारी में जुटी है, तो सरकार अपने स्तर पर। अब असर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है गांव गांव शिवराज। तो शिवराज अपने अंदाज में फिर निकल पड़े हैं और इस समय बुंदेलखंड उनका मकाम है जन दर्शन यात्रा का। और शैली इस बार आक्रामक भी है, हमलावर भी है कि बताओ रे किसने किया प्रधानमंत्री ये आवास योजना में भ्रष्टाचार, सीएमओ कौन है। फिर दो नाम उभर के सामने आते हैं, साहब ये मुझे बताया गया है कि ये सीएमओ थे उस समय 2017-18 में, ये उपयंत्री थे। बोले यही मंच से घोषणा कर रहा हूँ, दोनों को सस्पेंड करते हैं, ईओडब्ल्यू को जांच दे रहे हैं। और ताज़ा खबर ये भी है कि सीएमओ के निलंबन के आदेश भी, तत्कालीन सीएमओ के निलंबन के आदेश भी जारी हो गए, जांच ईओडब्ल्यू के पास चली गई है। यानी शिवराज मौके पर ही अब चीज़ों को इस रूप में न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि बहुत आक्रामक तरीके से उनको लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। और ये बताने की भी उनकी कोशिश है कि चीज़ें अब बहुत बदल चुकी हैं और वक्त के साथ ये जो शिवराज हैं इनका सब कुछ तो वही है और होता भी है। वक्त की नदी में पानी ज़रूर बहता है, हम पहले जैसे नहीं रह जाते, लेकिन हमारा मूल पिंड तो वही रहता है जो जन्म के साथ हमें मिलता है, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र। तो शिवराज का मूल पिंड वही है, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने जिन चीज़ों को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश की है वो ये बताती हैं कि अब वो चीज़ों को लेकर ज़्यादा तेज़ निर्णय करने की तरफ जा चुके हैं और मौके पर ही निपटारा करके ये बताने की कोशिश करते हुए भी नज़र आते हैं कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये स्वरूप क्या उपचुनाव तक रहेगा या इसके बाद पूरे हम 2023 तक देखेंगे? और क्या शिवराज अब फैसला कर चुके हैं कि उनका चुनावी स्वरूप जो है वो और ये जो उनका मूल एक उन्होंने तय कर रखा है इसमें कोई अंतर नहीं होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल आपके मन में भी उठते हैं, हमारे मन में भी उठते हैं और उठने ही चाहिए। एक डेमोक्रेसी में सवाल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी मसले पर हम बात करेंगे कि जन दर्शन यात्रा कैसी, कहाँ, किस तरफ
और क्या ये जनदर्शन यात्रा फिर एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने वाली यात्रा होगी 5वीं बार? देखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। सैयद जाफ़र साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, युवा नेता हैं, सच बोलते हैं और कुछ उनके समर्थक ये भी कहते हैं हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, क्योंकि सच बोलना आज के दौर में बड़ी मुश्किल भी है। पार्टी में सच बोलने वालों का ठौर ठिकाना, नितिन गडकरी भी एक बार ये कहते हुए एक इंटरव्यू में पाए गए थे कि मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम था और कुछ सीनियर लोगों ने मुझसे कहा कि आपको लेकर एक विवाद की बात उठी है तो बड़ी कठिनाई होगी। तो ये चुनौतियां राजनीति की हैं। ये एक ऐसी कोठरी है जहां से पाक साफ बच के निकल जाना बहुत आसान नहीं है। उमेश शर्मा हैं, एक ऐसे ही राजनेता हैं जो साफ़ सुथरी राजनीति पसंद करते हैं, आचरण और चरित्र में धारण करते हैं और उन चुनौतियों से जूझते हैं, उन तीखे प्रश्नों से जूझते हैं जिनमें एक ईमानदार और सच्चा राजनेता जूझता है कि भैया इसके बदले मिल क्या गया। ये सवाल सभी से पूछा जाता है, जो भी अपने धर्म का पालन करता है उससे ये सवाल पूछा ही जाता है कि मिल क्या गया। अब भैया मिल ये गया कि हमारे मन में सुकून और शांति है। सच्ची बात तो यही है। बहरहाल सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, जनदर्शन यात्रा का मार्ग क्या फिर एक बार बीजेपी के लिए उतना ही आदर्श और अनुकूल साबित हो सकता है? शिवराज जी की शैली, शिवराज जी का अंदाज। जी देखिए शरद जी, शिवराज जी को अगर पूरा आप आकलन करेंगे तो 15 साल में मुझे लगता है कि लगभग 65 से 67 उपचुनाव हुए हैं। आप 28 उपचुनाव को ये भी ले लें। तो शिवराज जी की जो शैली हम यहाँ देख रहे हैं वो हर चुनाव में इसी शैली में उपचुनाव में जाते हैं और लगभग 50 से 52 सीटें जो है उपचुनाव की बीजेपी ने जीती है। तो ये जो बड़ा जो अंतर जो है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान जहाँ भी जाते जनता के बीच में जनता के जैसे बन के और वो जनता जैसा चाहती वैसा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब दूसरा देखिए, चूँकि ये 4 चुनाव इस दौरान कोरोना आ गया, कोरोना ने हालात बदले हैं। दमोह उपचुनाव की जीत के कारण जरूर भी कांग्रेस आशान्वित हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसा जनता के बीच का नेता अभी भी कांग्रेस के पास नहीं। कांग्रेस को जो बड़ा भरोसा वो जनता से है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बाजी पलटना जानते हैं और ये बाजी उन्होंने पलटी है। इसका एक बहुत आपको लेटेस्ट में बता देता हूँ कि पिछले साल जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो उसमें से 16 सीटें ऐसी थी जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र की थी, लेकिन बाकी 12 सीटें ऐसी थी जो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग एरिया की थी। उसमें से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो वो केवल जो अगर पूरे ग्वालियर चंबल छोड़ देंगे जहाँ पर सिंधिया इफेक्ट काम कर रहा था, गद्दार खुद्दार भी काम कर रहा होगा, लेकिन बाकी जगह कोई मुद्दा काम नहीं कर पाया था। 12 में से 10 सीटें जीत सकते हैं। तो आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान जी की शैली या उनका जो जनता के साथ जुड़ाव है वो किस तरीके का है। जी सैयद जाफ़र साहब, क्या कहेंगे? शिवराज के मुकाबले नेता कमलनाथ बहुत अनुभवी नेता हैं। 2018 में ज़बरदस्त टक्कर दी, मार्जिनली ही सही, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब भी रही कांग्रेस उनके नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर उनकी खूबियों की बात करें तो अनेक खूबियां हैं उनमें, लेकिन शिवराज हैं। शिवराज के साथ उनकी अक्षोहिणी सेना के तौर पर संगठन मौजूद है और कमलनाथ जी हमेशा ये कहते भी हैं कि मेरी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो शिवराज प्लस संगठन और प्लस बीजेपी का समय, और उसके बीच में कहीं अजय सिंह जी की कोई टिप्पणी, कहीं लक्ष्मण सिंह जी की टिप्पणी, अंतर्द्वंद से घिरी कांग्रेस, कई बार नेताओं का संतोष उससे घिरी कांग्रेस। क्या किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक तो मैं इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं कि एक मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के अंदर जनदर्शन करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आपको अतीत में ले आना चाहता हूँ। 2018 में भी याद होगा कि हम कई बार आम चुनाव के पहले भी हमने डिबेट की थी और इससे मिलते जुलते विषय पे की थी। उन्होंने एक आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, पूरे मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के संगठनों ने, विभिन्न प्रकार की जनताओं ने विधायकों का विरोध किया, विधायकों मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया और अंत में आशीर्वाद स्वरूप जो यात्रा इन्होंने निकाली थी, लेकिन उसका अंत आशीर्वाद स्वरूप जनता ने कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई।
अब सवाल ये उठता है कि ये जो सरकार आज चल रही है, ये सरकार जनता के आशीर्वाद की दी हुई सरकार नहीं है। ये तो फिल्म के इंटरवल में किया गया घपला, घोटाला, खरीद, फरोख्त, उस पर सरकार चल रही है। अब मैं आता हूं कि आज जो जन दर्शन की बात की जा रही है, क्या मुख्यमंत्री जी उन जनताओं के सवालों का जवाब जिस प्रकार से मंच पे अधिकारियों से ले रहे हैं कि इस योजना का क्या हुआ, इस योजना का क्या हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी ये बता पा रहे हैं? क्या वो मक्के का समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं? क्या वो ये बता पा रहे हैं कि 25 लाख से अधिक बेरोजगारों की उम्र जो है वो निकलती जा रही है? 2.5 लाख तो लगभग करीब पहुंच चुके हैं इस पर ओवर एज होने पर, और दिसंबर तक पीवी एग्जाम नहीं लेगी। अगले साल भी कौन सी विभाग है जहां पर इनकी नियुक्तियां होंगी? बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? कैसे मनरेगा का काम पिछले कई दिनों से पेमेंट ना होने की वजह से पूरे प्रदेश में मजदूर में हाहाकार मचा हुआ है? किस प्रकार संविदा कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी के प्रति आश्वस्त नहीं हो पा रहा है? तो ये कैसे होगा? क्यों उमेश जी यहाँ बैठे हैं, मैंने पिछले डिबेट में भी एक सवाल किया था कि जो हमारे चयनित शिक्षक हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री? तो देखिए, कुल मिलाकर पॉलिटिकल स्टैंड चलाना एक अलग बात होती है शरद जी, और जनता के मुद्दों पर बात करके उनको राहत देना बड़ा महत्वपूर्ण है। उमेश जी, बहुत सिलसिलेवार तरीके से कई मसले उठाने की कोशिश की है आपके मित्र सैयद जाफर साहब ने, और मोटे तौर पर उनका यही कहना है कि बीजेपी जो है वो इसके ज़रिए एक स्टंट जैसा करने की कोशिश करती है हर बार। ये उनका आरोप है कांग्रेस की तरफ से। और अभी भी मध्य प्रदेश में सर्विस क्लास और तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी मांगों, अपने अपने मसलों को लेकर सरकार की तरफ उम्मीद से टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जी उमेश जी। जी शरद जी, एक तो 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मैं आपसे लूँगा। जी। आपके जैसा सुविज्ञ हिंदी भाषी विद्वान व्यक्ति बैठा है, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ आज एक हिंदी दिवस पर, और आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी 7 करोड़ जो हमारे निवासी नागरिक हैं उन सभी को भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल ठीक। अब मूल विषय जी। सैयद जाफर साहब ने जो बात कही है वो कोई नई बात है, ऐसी नहीं है। एक पूरी 40 साल जो भी विपक्ष होता है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो जो विपक्ष होता है उसके पास इस प्रकार की एक 40 लिखी होती है, और उसके तथ्यात्मक मुद्दे भले हो ना हो, वो तार्किक हो या ना हो, उसके भीतर कुछ विश्लेषणात्मक बिंदु हो या ना हो, पर वो सतही विषय 40 के होते हैं, अध्याय होते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार के खिलाफ असंतोष है, नौकरी पेशा दुखी है, वेतन नहीं मिल पा रहा है, रोजगार से लोग वंचित हैं। तो ये सामान्य और सतही राजनीतिक विषय होते हैं जिनको कहा जाता है और आलोचना की परंपरा के अंतर्गत कहा जाता है। तो इससे हम विचलित नहीं है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो रोजगार है, और 1 लाख पदों की भर्ती अभी प्रारंभ की जा रही है। अब एक जो विषय शरद जी आपने उठाया था कि मुख्यमंत्री जी का यह नया स्वरूप है, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उनका पिंड इस प्रकार का, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का पिंड इस प्रकार का होता है। हमारा जो पिंड होता है, हमारा जो स्थूल स्वरूप है, वो इसी भाव का है। हम आक्रामकता भी रखते हैं, विनयशीलता भी रखते हैं, प्रखरता भी रखते हैं, और मुझे लग रहा है कि शिवराज जी इस समय जो है वो सुशासन के साथ साथ एक सुदर्शन शासन, सुशासन के साथ एक सुदर्शन शासन। अगर कोताही बरती गई है, भाई राजीव गांधी जी का समय गया कि 1 रुपया पहुंचाता था और 15 पैसे पहुंचते थे। अब तो शिवराज जी सीधा पूछते हैं कि 1 रुपया पहुंचाया था तो 90 पैसे कैसे पहुंचा, ये 10 पैसे कहाँ गए, और ये लेट लाली क्यों है, ये समय सीमा तय करी थी, इस समय सीमा में काम क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ उसके कारक कौन है, कारण क्या है, कौन सा व्यक्ति दोषी है, और जब ये चिन्हित होता है कि यह व्यक्ति दोषी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का जो शासन होता है वो जनता के भीतर उम्मीदें जगाता है, जनता का स्नेह पिलता है हमको। और मुख्यमंत्री जी तो कमाल के नेता हैं। आखिरी बात शरद जी, आखिरी बात कि कांग्रेस पार्टी की कठिनाई ये है कि वहां नेतृत्व की शून्यता है। कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं थका हुआ नेतृत्व लगता है,
और जो दिग्विजय सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं, उनके नेतृत्व में एक राजनीतिक कुटिलता दिखती है। तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की जड़ता है उस कांग्रेस की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, वो नेतृत्व की जड़ता के कारण है और नेतृत्व की शून्यता के कारण है। सैयद जाफर साहब, मेरा एक सवाल है, आपके मन की जो बात है जो आप जवाब देना चाह रहे थे, उमेश जी को कुछ ऑडियो में समस्या है तो देख लीजिए, इसको ज़रा दूर कीजिए। और जाफर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब जून 2018 में प्रदेश अध्यक्ष बने कमलनाथ जी, तो 6 महीने 7 महीने का समय था उनके पास चुनाव के पहले का, लेकिन उन्होंने उसी में कमाल किया। लेकिन उसके बाद ये पूरे 5 साल उनको मिले पीसीसी चीफ के तौर पर कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो दायित्व निभाते रहे और अभी भी ये जिम्मेदारी, लेकिन जो संगठनात्मक गतिविधियां कांग्रेस की दिखनी चाहिए वो अभी भी लगभग अब चुनाव में आप कह लीजिए कि अक्टूबर में हम पहुंचने वाले हैं, तो अब लगभग 2.25 साल का समय बच रहता है और इस समय के बीच में कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों का कोई विस्तार नजर नहीं आया। ये मेरा सवाल है, बाकी आपको जो कहना है वो आप कहेंगे। जी देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको वो दिख नहीं रहा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पेट्रोल के दामों को लेकर, डीजल को दाम को लेकर सड़क पर आंदोलन करती है और लोग एकत्रित होते हैं, तो वो संगठन का ही कमाल होता है। जब दमोह हम चुनाव जीतते हैं तो वो संगठन का ही कमाल होता है। मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल आता है और कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण जनता के बीच में होते हैं, जनता को इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात करते हैं, अस्पतालों में जगह उपलब्ध कराते हैं, दवाइयां गोलियां उपलब्ध कराते हैं, तो ये कांग्रेस का संगठन ही होता है। तो ये बात आपकी मैं हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिना संगठन के इतनी बड़ी गतिविधियां नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, मैं उमेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने जो रटी रटाई सत्ता पक्ष की बात होती है वो कह दिया, तथ्यों की मांग जरूर करते हैं लेकिन तथ्य दिया नहीं उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि आप चयनित शिक्षकों को अब तक नियुक्ति पत्र पिछले 3 सालों में क्यों नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे पाए। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे, आप मुझे बता दीजिए कि किस विभाग में कौन सा पद आप ला रहे हैं और कौन सा पद कब तक उनको नौकरी मिल जाएगी। तो जिनका आपने 3 साल पहले एग्जाम लिया उनको तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो, जिनका पुलिस विभाग में आपने विज्ञापन निकाल दिया उनका तो आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, पीएससी के एग्जाम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, तो ना आपके पास जो नीति है वो खुद दलमूल दिख रही है। और आप हमसे तथ्य पूछते हैं, आप कमलनाथ जी के नेतृत्व को थका हुआ कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थका हुआ नेतृत्व है तो ठीक उसी थके हुए नेतृत्व से आगे चल के जो 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया है, आप 5 लाख का और कर दीजिए। जो कमलनाथ जी का थका हुआ नेतृत्व ने 300 रुपए वाली पेंशन को 600 रुपए किया, आप 1000 रुपए कर दीजिए। जो थका हुआ नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहा और उन्होंने बिजली के बिल 100 रुपए में सीमित कर दिए जिससे कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला, आप उसको जो बढ़ा रहे हैं उसको आप सीमित कर दीजिए। तो यही जो थका हुआ नेतृत्व किसका है और कौन जनता के लिए हित में काम करता है ये साफ दिखता है। जी चलिए उमेश जी, जल्दी से आप एक प्रतिक्रिया दे दें तो फिर मैं हमारे तटस्थ प्रेक्षक सुशील जी की रिएक्शन लूंगा। तथ्यों के आधार पर। जी उमेश जी। जी जी हाँ, मैं तथ्यों के आधार पे कर देता हूँ शरद जी। कोरोना के संकट के बावजूद प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48 और भूमि आवंटन में 32, पूंजी निवेश में 33 और रोजगार सृजन में 38% की वृद्धि हुई है। एक बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष 3 में आना इस बात को परिलक्षित करता है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के। मैं फिरोज जी, जब आप कह रहे थे बीच में बोला क्या सर, आप तो कितनी आलोचना करते हैं, तीखी आलोचना करते हैं और मैं आपकी वाणी को मिश्री की जैसे स्वीकार करता हूँ। मुझ पर कृपा रखिए ना आप, जब आपका समय आपने तो ये भी कहा था कि आपकी सरकार को हमने हत्या लिया था। साहब, हमने नहीं हत्याया था, आपकी सरकार एक दुर्बी संधि के कारण गिरी थी। आपने जो लाक्षागृह दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में निर्माण करा था, है ना, वो आज का विषय नहीं है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं मूल विषय से भटकने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं थोड़ा सा संसदीय आचरण का पालन करता हूं, डिबेटर रहा हूं, इसलिए उस तौर तरीके को समझता हूं। आप विषय को दूसरी ओर ले गए थे, फिर मैं उस जवाब में भी उस दूसरी ओर ले जाना पसंद नहीं करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि डूइंग ऑफ बिजनेस में शीर्ष 3 में आना मध्य प्रदेश की उपलब्धि है।
कोरोना के काल के बाद अगर 28 से लेकर 50% अब विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार ने अर्थतंत्र पर भी नियंत्रण करा है, आर्थिक नीतियां भी जो है वो बेहतरीन ढंग से संचालित करी गई है। अब ये जो जनदर्शन चल रहा है, जो जनता का दर्शन करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो राजनीति में उपचुनाव आया है या चुनाव आया है तो हमारी प्राथमिकता वो होती है। तो हमारी प्राथमिकता में इस समय मुख्यमंत्री जी का प्रवास उन क्षेत्रों में है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका हेतु कतई भी चुनाव को लेकर नहीं है, उनका हेतु केवल इतना है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उससे मुख्यमंत्री जी सीधा जुड़ाव कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से जनता का सीधा जुड़ाव हो रहा है ना। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी मुख्यमंत्री जी की मंशा, जैसा सैयद जाफर ने कहा, बहुत बखूबी कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेकर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, या कांग्रेस नहीं, सैयद जाफर साहब थोड़ा एक अपनी अलग स्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने वाले स्पोक्स पर्सन भी हैं, और वो थोड़ा बेबाकी से और अपने स्टैंड के साथ भी बोलते हैं। तो हम ये भी मान लें कि उन्हें, उनका कहना है कि मुझे तो कोई पर्सनली इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस तरह से सरकार और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में शिवराज जी का जो एक स्टैंड है कि इस बार उनका एग्रेशन हम अधिक देख रहे हैं? जिन भी चीज़ों को है, बीच में ज़रूर कोरोना की दूसरी लहर में नहीं तो ये माना जा रहा था कि वो कुछ बड़े और मजबूत प्रशासकीय फैसले जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित हैं उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मसला हमेशा ज़ेरे बहस होता ही है। और अभी सकलेचा जी ने फिर इसको, जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी, उन्होंने फिर एक कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ लगभग 70-80% सरकार ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है, और जो जिस दृष्टि से वो चलती है उसी दृष्टि से वो आगे बढ़ती है। अब ये सरकार के कैबिनेट मंत्री का भी कथन है। जी नहीं शरद जी, भले सकलेजा जी ने कहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे 15 साल के कार्यकाल में तो शिवराज सिंह चौहान ने, चाहे किसानों का हित हो चाहे अन्य गरीब वर्ग का है, तो उनके संबंध में सारी योजनाएं इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से संचालित करवाने में वो सफल रहे। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी का अपना तरीका है, वो ब्यूरोक्रेसी से काम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत आपको ध्यान होगा कि कृषि में जो प्राकृतिक आपदा में जो मुआवजे की जो पद्धति थी उसको अगर पटवारी लेवल पर लेके आए, जो अनावरी का वो बहुत बड़ा मामला था, लंबे समय से उसकी डिमांड, तो ये शिवराज सिंह चौहान कर पाए थे। दूसरी बात, मैं जाफर जी जरूर बोल रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि कमलनाथ की जो कागजों पे जो वचन पत्र थे बहुत अच्छे थे, हो सकता है वो इम्प्लीमेंट भी हो, लेकिन जनता ने उनको चुना क्या, ये बड़ा सवाल है। और मैं फिर बोलता हूँ, उन 16 सीटों का आप भूल जाइए, लेकिन इन 12 सीटों में से 2 सीटें ऐसी थी जो निधन के कारण जो है चुनाव हुआ था, आगर में और ब्यावरा में, लेकिन बाकी 10 सीटों पर वही लोग थे जो आपकी पार्टी छोड़ के गए थे, तो उनको चुना है। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा, आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमसे चूक हुई। आपने 28,000 का 51,000 किया कन्या विवाह योजना में, आपने किसानों के जो है कर्ज माफी भी की, आपने तमाम योजनाओं में जो है धनराशि बढ़ाई, लेकिन क्या जनता ने एक्सेप्ट की? इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो जनता तक आपका वचन पत्र पहुंचा ही नहीं, सिर्फ कागजों में ही काम होता रहा, या फिर जो है आप उसमें देर कर गए, उन बातों को जनता के बीच में ले जाके समझा नहीं पाए और आप वोट हासिल नहीं कर पाए। जब तक कमलनाथ जी और उनकी टीम इस बात को एनालिसिस नहीं कर लेगी, दमोह के चुनाव को अगर आप नज़ीर मान के चल रहे हैं तो माफ कीजिएगा जाफर जी, दमोह का चुनाव आप नहीं जीते हैं, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कह रहा है और जनता ने रहा है, और अगर जनता से कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर जाफर साहब की भी एक क्विक रिएक्शन लूंगा। उमेश जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया रखिए, वक्त कम है, तो कुछ 30 सेकंड में आपकी बात, फिर जाफर साहब का रिएक्शन। जी उमेश जी बोलिए। बिल्कुल जल्दी जी। मैं जाफर साहब की बात का बहुत विनयशीलता से उत्तर देता हूं कि जो आप थके हुए नेतृत्व को महिमा मंडित कर रहे थे, आपने 25,000 के 50,000 करे, पर एक तो बता दीजिए कि किसी कन्यादान योजना में आपने 50,000 किसी एक को दिया हुआ, 4,000 के बेरोजगारी भत्ते में किसी एक बेरोजगार को अगर आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया हो तो बता दीजिए, है ना। अगर आपने किसान योजना को जो सदन के पटल में रखा था उसमें 2 लाख कर्ज माफ जिन किसानों का करा, अगर ऐसी कोई 1-2 स्थिति बनी हो तो आप बताइए जाफर साहब। आपने तो यहां तक कहा था कि 5 रुपए की दूध की सब्सिडी कर देंगे किसी एक दूध वाले की टंकी, बताइए जाफर साहब। कर नहीं पाए आपने, केवल माननीय सुशील जी कह रहे थे कि वचन पत्र में लिखा पढ़ी करिए पर वचन पूरे नहीं करें। बताइए जाफर जी। उमेश जी, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है,
जो डिफॉल्टर्स 12 लाख आपकी सरकार में थे, उन 12 लाख किसानों का भी कर्जा माफ किया है। ये आप ही की शिवराज सरकार ने सदन में बात कही है। और आप जो प्रमाण मांग रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आज भी आप कृषि विभाग की वेबसाइट को खोल के देख लीजिए और 27 लाख नाम उसमें देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो जहां बैठे हो उसी थाने में मेरे खिलाफ झूठ बोलने का, रीजनल चैनल में झूठ बोलने का आप केस दर्ज कर दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि बिजली के बिल एक अरे आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों कराए? इतने बड़े चैनल पर हम बैठे, आप तो ये बता दीजिए कि 2 लाख कितनों का माफ करा? 2 लाख। अरे नहीं, आप थाना कहाँ आ गया? ये थाना कहाँ आ गया इसमें? आपके संसदीय आप इसमें थाना कहाँ आ गया? आप तो ये बता दीजिए कि 2 लाख का कितनों का माफ करा था? 2000, 10,000, 5,000, 12,000 और 2 लाख के आंकड़े में बहुत अंतर है जफर भाई। कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? चलो मैं आपको मौका देता हूँ, बोलिए कौन सा आंकड़ा बोल रहे हैं मुझे, और फिर सुनिएगा मेरी बात को। जनता में दाने 2 लाख रुपए की बात की थी आपने, 2 लाख की। 1,99,000 वेबसाइट बता रहे हैं उसमें 2,000, 5,000, 10,000, 12,000 का कर्ज माफ चलिए करा है। सुन लीजिए जाफर साहब को एक बार। तो उमेश जी सुन लेते हैं जरा, क्या कहते हैं वो। आत्महत्या नहीं करना आपका पड़ती। सवाल सुन लिया उन्होंने जी, जल्दी से बोलिए, 30 मैं सेकंड। आपसे उमेश जी फिर कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हो। 1,99,000 तक के कई किसान मध्य प्रदेश में हैं। आपका मोबाइल नंबर मैं अभी शरद जी से ले रहा हूं और आपको लिस्ट कर रहा हूं। और अगर मैं आपको लिस्ट नहीं दे पाया तो मैं दोबारा आपके सामने डिबेट में नहीं बैठूंगा। और अगर आपने उस लिस्ट को पढ़ने के बाद अगली बार डिबेट सर आप तो ये बता दीजिए। अरे ऐसा मत करिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आते रहिए, अपने धर्म का निर्वाह करते रहिए। हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते रहिए। जी मैं हमेशा सच के साथ रहता हूं। मैं आपको हमेशा मालूम है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। 2 प्रखर प्रवक्ताओं को स्क्रीन पर देखकर चमकते हुए झमकते हुए अपना धर्म निभाते हुए। मुझे दुख हुआ कि एक डिबेटर होने की बात करने वाले आज झूठ बोलने लगे। अब ये देखिए, आप आवेशित हो। हम सबके हिस्से में अपने अपने सच है और अपने अपने देश है, तो उनकी मर्यादा को रखते हुए आगे बढ़िए, है ना। आप उसकी मर्यादा को रखते हुए आगे बढ़िए, विचलित मत होइए। जी बहुत शुक्रिया। नहीं होता, मैं देखिए आप कहते हो कि आप चलिए बहुत शुक्रिया सैयद जाफर साहब, बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी, नमस्कार।